Yes, welcome class 12th. Today we will start with F.W. Taylor's Scientific Management. ये आपके चैप्टर का एक entirely different section है, एक entirely different portion है जिसको आपको equally focus करना है because in the end we would be comparing the principles of Henry Fayol and the principles of F.W. Taylor. Before proceeding with the principles or techniques or more about F.W. Taylor, let's have a brief introduction about Mr. Taylor. Now, F.W. Taylor Scientific Management. F.W. stands for Frederick Winslow Taylor. His lifetime is given to you. Who was F.W. Taylor? He was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. F.W. Taylor का मेन फोकस क्या था? Because he himself was an engineer working at the low level of management among the workers. तो उनका मेन फोकस था हम किस तरीके से इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. As you already know about the term efficiency, optimum utilization of resources, यानी कि F.W. टेलर का मेन फोकस था हम किस तरीके से प्रोडक्शन तो इंक्रीज करें बट प्रोडक्शन इस तरीके से इंक्रीज करें कि कॉस्ट मिनिमम हो. यानी आप जितनी भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे F.W. टेलर के, उनका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव आप ये देखेंगे कि F.W. टेलर ये देखते थे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, लेकिन जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए. एफिशिएंसी जो हमने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया था, उनका मेन फोकस था कि रिसोर्सेस कम से कम यूज हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस कम हो, या हम कह सकते हैं उनका फोकस था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो. उनका कंट्रीब्यूशन आप 2 बुक्स में पढ़ सकते हो. उन्होंने 2 मेजर बुक्स लिखी अपनी लाइफ में, शॉप मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. शॉप मैनेजमेंट जो बुक है, यहाँ पे शॉप वर्ड का मीनिंग सिर्फ दुकान नहीं है, क्योंकि ये वर्ड एंड में आपके बहुत काम आएगा. शॉप का मीनिंग होता है एक्चुअली शॉप फ्लोर. शॉप फ्लोर बोलते हैं लो लेवल मैनेजमेंट को. शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स आपका ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो इनकी बुक्स, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे ये पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं वर्कर्स के एरिया में, यानी शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे एक्चुअल वर्कर्स प्रोडक्शन करते हैं. इनकी जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, यू विल फाइंड दे आर फोकसिंग ऑन द ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखे हुए हैं. सभी प्रिंसिपल्स को आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के तरफ से पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को. ये तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा कि हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं एंड फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के प्रिंसिपल्स शॉप फ्लोर लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं. एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डिफरेंस का दोनों के बीच में. फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अगेन आई एम कंपेयरिंग बोथ. जैसे हेनरी फेयोल को कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, F.W. टेलर इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. यू शुड बी वेरी क्लियर कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट. बहुत सारे स्कूल्स एंड बहुत सारे टीचर्स इस टर्म को इग्नोर कर देते हैं. बहुत सारे मैंने ऐसे लेक्चर्स देखे हैं जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस नहीं किया होता एंड डायरेक्टली F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी जाती है, बट दैट्स एंटायरली रॉन्ग. साइंटिफिक मैनेजमेंट आपकी CBSE करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक में से. मैं जितने भी सेमिनार्स अटेंड करती हूँ CBSE के रिगार्डिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, तो वहाँ क्लियर बोला जाता है ये एक बहुत बड़ा लैक है कि काफ़ी स्कूल्स, काफ़ी टीचर्स, काफ़ी ट्यूटर साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को इग्नोर कर देते हैं.
बट हमें उस टर्म को इग्नोर नहीं करना है, हमें इस टर्म को इक्वली फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को ही नहीं समझोगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स टेक्निक्स कैसे समझोगे। दूसरी बात, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है, तो इसलिए आपको इक्वली फोकस करना, यू हैव टू पे इक्वल अटेंशन to the topic of scientific management. So now let's proceed with the topic. Yes class, studying about the concept of scientific management, जब भी suppose करो क्वेश्चन ये आता है what do you mean by scientific management, जो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, तो सिंपली डेफिनेशंस आ सकती हैं what do you mean by scientific management, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्लास एक बात ध्यान रखना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर आप उस सेंस में डिफाइन करते हो जिस सेंस में खुद उसके फाउंडर ने डिफाइन करी है, तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आप टेलर की लाइन कोट करो, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। यही तो अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट अभी फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स बिफोर। टेलर ने क्या बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है सबसे पहले तो आपको ये पता हो आप क्या चाहते हो, आपके मेन क्या करें। दैट मीन्स आपके जो वर्कर्स हैं आप उनसे क्या करवाना चाहते हो, पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई ये टास्क मुझे अपने वर्कर से करानी है। आपके माइंड में 100% क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द जॉब टू बी डन बाय योर वर्कर, कि आप अपने वर्कर से कौन सा टास्क कौन सी जॉब कराना चाहते हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। ठीक है, चलो आपको पता चलेगा कि मुझे अपने वर्कर से 1000 यूनिट्स बनवानी है भाई इस महीने। ठीक है, इट्स क्लियर इन योर माइंड कि मुझे इस वर्कर से 1000 यूनिट्स बनवानी है इस महीने, एंड सी that they do it in the best and cheapest way, which I was just saying about efficiency। अभी few minutes before I was saying कि टेलर का यही फोकस था that कि organizational efficiency हो। efficiency means कि cheapest way में minimum cost पे काम हो, minimum wastage of resources हो, optimum utilization of resources हो। तो टेलर ने यही बोला टू सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी यही बात आ गई एफिशिएंसी की। इज दैट क्लियर? तो आपको एफिशिएंसी से याद रहेगा कि टेलर वांटेड कि जो भी टास्क आप अपने वर्कर से करा रहे हो वो बेस्ट और चीपेस्ट वे, चीपेस्ट मीन्स मिनिमम कॉस्ट पे काम हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज्ड टू रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब टर्म अभी आगे भी प्रिंसिपल्स में आएगी, तो इस टर्म को यही समझ लो। रूल ऑफ थंब का सिंपल हिंदी मीनिंग होता है तुक्का मारना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्के मारना। तो टेलर ने ये बोला किसी भी काम को करने के लिए यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट, नॉट रूल ऑफ थंब। यानी आपको अपने ऑफिस में कोई भी, अपने कंपनी में कोई भी काम कराना है, फॉर एवरी जॉब यू मस्ट यूज लॉजिकल असेसमेंट। आपको लॉजिक्स लगाने, आपको तुक्के नहीं मारने कि यार चल ये करके देखते क्या रिजल्ट आता है। नहीं यार इस बार यहाँ से ये वाला रॉ मटेरियल यूज करके देखते क्या होता है। अरे नहीं वो फेल हो गया, एक काम करते इस वाली शॉप में ये वाली क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करके देखते क्या होता है, यार ये टेक्निक यूज करके देखते कि क्या रिजल्ट आता है। प्लीज ऐसे तुक्के नहीं मारने, क्योंकि बहुत लॉस हो सकता है उसके चक्कर में। तो किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर लॉजिक्स लगाओ, प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉपर इवैल्यूएशन करो, उसके बाद कोई मेथड अपनाओ। इज दैट क्लियर क्लास? तो टेलर ने यही बोला कि किसी भी काम को करने से पहले यू मस्ट यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक लॉजिक्स लगाओ, तब जाके एक मेथड को डिसाइड करो, एक टेक्निक डिसाइड करो। तुक्के मत मारो, तुक्के मारने से हो सकता है आपके तुक्के फेल हो जाए ना, आप लॉस में चले जाओ। द बेथलेहेम स्टील कंपनी वेयर टेलर हिमसेल्फ वर्कड achieved 3-fold increase in productivity by application of scientific management principles। टेलर ने जहां काम करा, उन्होंने जब वहीं ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करे
तो प्रोडक्टिविटी 3 फोल्ड इंक्रीज हो गई, 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सडन राइज था प्रोडक्टिविटी में, तभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फेमस हो गए। अब टेलर ने सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, टेलर ने प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दी है। बट मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स के नाम सिर्फ इससे लिखा है बिकॉज वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर with only the principles of scientific management. Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, development of workers to their greatest efficiency और prosperity. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल में ही वर्ड आ गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये जो लाइन है कि टेलर प्रपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू रूल ऑफ थंब, ये हम इसी प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे कि टेलर ने बोला यूज साइंटिफिक एनालिसिस एंड तुक्के मत मारो। तो यही कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया गया है इस प्रिंसिपल में, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो लेट्स बिगिन विद द प्रिंसिपल। Yes, moving towards the first principle, science not rule of thumb. Science means the phenomenon based on logic and facts. Taylor said कि हमें rule of thumb यानी तुक्के नहीं मारने हैं, किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी साइंटिफिक एनालिसिस करनी है, रिसर्च करनी है एंड उसके बाद हमें एक बेस्ट मेथड निकालना है। तो टेलर ने कहा कि रूल ऑफ थंब मेथड यानी जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसे क्रॉस कर दो, वो यूज नहीं होना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ इट वी शुड यूज अ मेथड डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च। यही टेलर के प्रिंसिपल का जिस्ट है कि तुक्के मारना बंद करो और उस मेथड को फॉलो करो जो साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च से डेवलप हुआ है। टेलर ने क्या कहा कि किसी भी काम को करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस रिसर्च करो और एक बेस्ट मेथड निकालो। फिर जब हम उस बेस्ट मेथड को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी मिलेगी। एफिशिएंसी अगेन वेस्टेज नहीं होगी, मिनिमम कॉस्ट पे काम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी। According to Taylor, there must be proper thinking and analysis before doing any task so that efficiency could be maximized. आप इन लाइंस को नोट कर लो, ये लाइंस बोर्ड एग्जाम में लिखनी बहुत ज़रूरी है। जो मार्किंग स्कीम मिलती है हमें वाइल चेकिंग द एग्जाम शीट्स, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए जो आपको मेंशन करनी ही करनी है। टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, एंड ये मेथड डेवलप होता है स्टडी एंड एनालिसिस से। आप देख सकते हो बार बार टेलर एक ही बात कह रहा है कि एक मेथड डेवलप करो, एक मेथड निकालो जो साइंटिफिक रिसर्च एनालिसिस करके निकले और उस मेथड को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, इंस्टेड कि आप हर बार तुक्के मारो। साइंटिफिक मेथड कैसे निकाला जाता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, जो आपके पुराने मेथड्स है पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करो। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जो जो आपके पास बेस्ट मेथड्स हैं उनको कंबाइन करो एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड, और उसके बाद एक परफेक्ट मेथड निकालो जिसे आप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करोगे। बेटा अगर हमने ये चीज़ एग्जाम में मेंशन कर दी ना, टीचर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब बच्चे लिखेंगे कि रूल ऑफ थंब मेथड को छोड़ो साइंटिफिक मेथड को अपनाओ, रूल ऑफ थंब मेथड को छोड़ो साइंटिफिक मेथड से एफिशिएंसी लेके आओ। बट अगर आपने ये बता दिया कि साइंटिफिक मेथड निकलता कैसे है, साइंटिफिक मेथड डेवलप कैसे होता है, दिस विल मेक योर आंसर डिफरेंट। ये एनसीईआरटी की एक लाइन में लिखा हुआ है एंड आपने अगर ये लाइन प्रेजेंट कर दी टीचर के सामने तो टीचर बहुत इंप्रेस होने वाला है। फिर से रिपीट करते हैं, साइंटिफिक मेथड कैसे डेवलप होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, जो आपके पुराने मेथड्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, उनमें से ढूंढो जो बेस्ट मेथड्स हैं, पुराने नए मेथड्स रिसर्च करो और सभी बेस्ट मेथड को यूनिफाई करके एक स्टैंडर्ड मेथड निकालो और उसे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर दो। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं डेली लाइफ से। सपोज करो आपको फुल मार्क्स लाने हैं बीएसटी में, ठीक है, आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हुए, आपने तुक्का मारा कि चलो देखते ही बना एनसीईआरटी पढ़ के देखता हूँ या देखती हूँ कि फुल मार्क्स आते नहीं आते। आपने फुल एनसीईआरटी पढ़ ली, आपके मार्क्स 60 आया आउट ऑफ 80, आपके फर्स्ट प्री बोर्ड्स है, आपने सोचा यार इस बार ना
मैं ना सारे सैम्पल पेपर्स करके देखती हूँ कि क्या मार्क्स आते हैं। आपने सिर्फ सैम्पल पेपर्स करे एंड क्या हुआ, आप यू गॉट 50 आउट ऑफ 80। फिर आपने सोचा यार सेकंड रिपोर्ट से पहले ना मैं इंटरनेट से स्टडी करके देखती हूँ कितने मार्क्स आते हैं। आपने सिर्फ इंटरनेट पर रिलाई किया एंड यू गॉट 50 आउट ऑफ 80 अगेन। आपने तुक्के मारे अलग अलग बात एंड हिट एंड ट्रायल मेथड होने की वजह से आपका कंप्लीट ईयर वेस्ट हो गया। दिसंबर जनवरी आ गया एंड आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं। देखा कि हिट एंड ट्रायल तुक्के मारने से क्या हुआ, ना तो रिजल्ट आया, उल्टा टाइम वेस्ट हो गया। यहीं पे अगर आप अपनी स्टडी 12th की स्टार्ट करने से पहले ही प्रॉपर प्लानिंग करते कि टीचर से, अपने स्कूल टीचर से डिस्कस करते, अपने ट्यूटर से डिस्कस करते, काउंसलर से बात करते, खुद सोचते, पास आउट स्टूडेंट्स जिनके बीएसटी में 100 मार्क्स आए उनसे मिलते, उनसे बात करके देखते, एक प्लान बनाते कि नहीं पहले मैं नोट्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, देन मैं वीडियो लेक्चर सुनूंगी या मैं अपने स्कूल की टीचर्स को से फॉलो करूंगा या करूंगी, देन मैं एनसीईआरटी रीड करूंगी एंड नवंबर दिसंबर में मैं सैम्पल पेपर करूंगी या करूंगा। दिस वे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता, रिसर्च करके, एनालिसिस करके, एक्सपर्ट से बात करके, तो वो प्लान 100% सक्सेसफुल होता। जो तुक्के मारने में टाइम वेस्ट हुआ वो नहीं होता और प्रॉपर काम शुरू करने से पहले ही आपके पास एक प्रॉपर टेक्निक होती, काम करने की प्रॉपर मेथड होता, लॉजिकल मेथड होता, आप उसे फॉलो करते तो डेफिनेटली यू वुड हैव स्कोर्ड 100 मार्क्स इन बिजनेस स्टडी। वही टेलर ने बोला है कि प्रॉपर थिंकिंग और एनालिसिस करो बिफोर डूइंग एनी टास्क सो दैट एफिशिएंसी कुड बी अचीव्ड। किसी भी काम को करते टाइम तुक्के मत मारो कि ये करके देखते हैं क्या होगा, ये करके देखते हैं क्या होगा। नो, काम करने से पहले डीप एनालिसिस करो, डीप रिसर्च करो, उसके बाद एक साइंटिफिक मेथड डेवलप करो, उसको फॉलो करो। टेलर ने कहा इवन स्मॉल टास्क कि जो आयरन होती है, पिग आयरन, रॉ आयरन, उसको बॉक्स कार में लोड करने का काम भी साइंटिफिकली प्लान हो सकता है। टेलर बिलीव दिस मच ऑन दिस प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर का ये एग्जांपल याद रखना, लोडिंग पिग आयरन मतलब रॉ आयरन को बॉक्स कार में लोड करने का सिंपल सा काम भी साइंटिफिकली प्लान हो सकता है, जिससे ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। अगर आप किसी भी काम को साइंटिफिकली प्लान करते हो तो आपकी ह्यूमन एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी। मिनिमम वेस्टेज मींस मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस प्रिंसिपल का स्मॉल जिस्ट यही है, रूल ऑफ थंब को इग्नोर करो, अवॉइड करो एंड फॉलो द मेथड डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च फॉर एफिशिएंसी। एंड इसको मेंशन करना मत भूलना, हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक मेथड, and this method result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and material. Clear class? Now let's move to the next principle. Yes class, the next principle of scientific management is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Now let's emphasize on the title of the principle. The principle states that development of each and every employee, यानी कि आपको हर एम्प्लॉय की इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाए, टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि आपको इस तरीके से वर्कर्स को जॉब असाइन करनी है, इस तरीके से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है कि वो जो एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर पाए टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब इस बात को समझो, जब एक एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा ना टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। इस प्रिंसिपल के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट से बना है ये प्रिंसिपल एंड वो तीनों पॉइंट्स आप मेंशन करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अदरवाइज इट्स एन इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी चीज है, 3 डिफरेंट चीजें बोली है टेलर ने, 3 सेपरेट पॉइंट्स हैं, क्विकली उनको लर्न कर लो, 1 लाइन के वो पॉइंट्स है, बहुत इजीली प्रिंसिपल कवर हो जाएगा। नंबर 1, पहले तो समझो ये प्रिंसिपल किसके रिगार्डिंग है, एम्प्लॉयज की ग्रोथ के रिगार्डिंग है।
ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्योंकि एम्प्लॉयज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, यानी हमारे 3 पॉइंट्स किस पे फोकस करेंगे, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज पे। अब इस चीज को समझ लो, कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी बढ़ाने पे फोकस करती है, अपने एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे फोकस करती है, तो ध्यान से सुनना, वो कंपनी हमेशा सक्सेसफुल होगी। जिस कंपनी के एम्प्लॉयज एफिशिएंट होंगे, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज कैपेबल होंगे, वो कंपनी टॉप पे रहेगी ही रहेगी। अब सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग से उनकी स्किल्स जो है वो बढ़ती हैं, वो न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं, न्यू चीज़ें वो सीखते हैं। और ख़ास करके अभी जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि रूल ऑफ थंब मत अप्लाई करो, एक साइंटिफिक मेथड डेवलप करो और उसे फॉलो करो। तो सपोज करो आपने एक साइंटिफिक मेथड डेवलप कर लिया, एक बेस्ट मेथड डेवलप कर लिया काम करने का। अब वही बात बताओ, जब आपने एक साइंटिफिक मेथड डेवलप कर लिया तो वर्कर्स को भी तो सिखाना पड़ेगा वो साइंटिफिक मेथड। आपने डेवलप कर लिया, ठीक है भाई ये बेस्ट मेथड है, इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे ना तो कम से कम कॉस्ट पे काम होगा, बट वर्कर्स को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस काम को सीखने के लिए। तो यही वो फर्स्ट पॉइंट है, यही फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर आपने एक बेस्ट मेथड निकाल लिया, आपने एक साइंटिफिक मेथड डेवलप कर लिया जो बहुत एफिशिएंट है, जिससे बहुत एफिशिएंसी आएगी कंपनी में, तो वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, उनको वो मेथड सिखाओ, ताकि जब वो मेथड सीख जाएंगे और फिर काम करेंगे तो वेस्टेज होगी ही नहीं। ठीक है, तो यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स अपग्रेड करो, उनकी नॉलेज अपग्रेड करो और खास करके ट्रेनिंग दो सो दैट दे कैन लर्न द न्यू साइंटिफिक मेथड डेवलप। सेकेंड, एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। साइंटिफिकली का मतलब क्या है कि जब आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे हो तो यूज ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर का मतलब है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते टाइम टफ इंटरव्यूज, प्रॉपर इंटरव्यूज, रिटन एग्जामिनेशन, मतलब एम्प्लॉयज को अच्छे से जज करने के बाद ही एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो। यानी कोई भी आया और छोटा मोटा इंटरव्यू लिया और जॉब पे रख लिया, नो। अगर आपको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए अपनी कंपनी के लिए, इफ यू वांट बेस्ट टू बेस्ट पीपल आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज बने, तो यू हैव टू सेलेक्ट देम साइंटिफिकली। आपको प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्शन करनी होगी, प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने होंगे, थॉरो एनालिसिस करना होगा, टाइट इंटरव्यूज, टाइट एग्जामिनेशंस लेके आप जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे, सोचो वो कितना ब्रिलियंट होगा, वो कितना इंटेलिजेंट होगा। और जब वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करेगा तो आपकी कंपनी किस हाइट पर पहुंचेगी, इट वुड बी सक्सेसफुल। ये कॉमन सेंस की बात है। बेस्ट एम्प्लॉय आपको मिलेगा तो रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग होंगे। इसीलिए कहा गया है कि बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए टेलर ने बोला टफ प्रोसीजर रखो, टफ इंटरव्यू कंडक्शन करो ताकि यू गेट बेस्ट एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। थर्ड, एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद उसको जो जॉब असाइन करोगे, इट शुड डिपेंड ऑन हिज कैपेबिलिटीज। आप जब उसे जॉब दोगे, वो जॉब उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी फिजिकल मेंटल क्वालिटीज को मैच करते हुए जॉब होनी चाहिए, जो हमने हेनरी फॉल के प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क में भी पढ़ा। तो वर्क शुड बी असाइन्ड टू एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ऐसा ना एक पर्सन फिनेंस में बहुत अच्छा हो, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा, और आपने उसको डाल दिया मार्केटिंग में, आपने उसकी स्किल्स यूज ही नहीं करी। हो सकता है वो मार्केटिंग में अच्छा ना हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी ना हो एंड वो मार्केटिंग में जाके बेकार काम करे। एक पर्सन है जो बहुत क्रिएटिव है, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकता है, आपने उसे प्रोडक्शन में डाल दिया। तो यू शुड असाइन द वर्क, यू शुड असाइन द जॉब टू द वर्कर बेस्ड ऑन हिज फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको उसको जॉब देनी है ताकि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तो ध्यान से देखो, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। ट्रेनिंग क्या करेगी? अगेन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। वर्कर को आप साइंटिफिकली सेलेक्ट कर रहे हो, आप टैलेंटेड एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर रहे हो,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी, टैलेंटेड एम्प्लॉय तो ऑटोमेटिकली बहुत बेस्ट परफॉर्म करेगा टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। थर्ड, जब आप वर्कर को काम दोगे मैचिंग टू हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसे काम दोगे, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप उसे काम दोगे, तो वो अपना काम परफेक्शन से करेगा। ही वुड बी डूइंग हिज वर्क विथ फुल परफेक्शन, अचीविंग ग्रेट रिजल्ट्स and bringing great results to the organization also. Is that clear, class? So today we completed the concept, the introduction of F.W. Taylor, the introduction to scientific management and explanation of the two principles. Now in the next class we would be proceeding with the other two principles of scientific management plus case studies. Okay, we would be सॉल्विंग वन ऑफ फ्यू ऑफ द केस स्टडीज, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज केस स्टडी का फायदा नहीं है, वाई? क्योंकि सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी मूविंग विद द केस स्टडीज एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।